विजयनगर गांव में बिरजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। गरीबी के कारण उसके जीवन में बहुत सी परेशानियां थी, पर अपना परिवार चलाने के लिए वो गांव की गलियों में सब्जियां बेचा करता था। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजा ताजा सब्जियां। क्या हुआ? क्या आज भी सब्जियां नहीं बिकी? भाग्यवान, मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन आज भी सब्जियां नहीं बिकी। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कविता, तुम फिक्र मत करो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्यों आप मुझे और खुद को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं? हमारे भाग में यही गरीबी लिखी है। कल को हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हम उसका पालन पोषण कैसे करेंगे? मैं अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करूंगा। कल से मैं दूसरे गांव जाकर सब्जियां बेचूंगा। बिरजू अगले दिन से दूसरे गांव सब्जियां बेचने निकल जाता है, लेकिन वहां भी उसकी सब्जियां नहीं बिकती। बिरजू जंगल के रास्ते से अपने गांव वापस आ रहा था। चल चल कर बहुत थक गया हूँ। चलो कुछ देर यहाँ बैठकर आराम कर लेता हूँ। आज भी एक भी सब्जी नहीं बिकी। अगर आज बिना पैसे के घर जाऊंगा तो कविता बहुत परेशान हो जाएगी। लेकिन मैं करूं भी तो क्या? मेरे तो कुछ समझ नहीं आता कि ये बदनसीबी मेरे भाग में क्यों लिखी है। बिरजू इतना सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे कि अचानक उनके पांव में कांटा चुभ जाता है। बिरजू दूर से ये सब देख रहा था। बिरजू उनके पास जाकर उनके पांव से कांटा निकाल देता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मेरी मदद की। परंतु तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, मैं विजयनगर गांव से हूँ और मेरा नाम बिरजू है। गांव में कोई भी मेरी सब्जियां नहीं खरीदता, तो मैंने सोचा क्यों न दूसरे गांव जाकर सब्जियां बेचूं। लेकिन वहां भी मुझसे किसी ने सब्जियां नहीं खरीदी। अगर तुम मुझे ये सब सब्जियां मुफ्त में दे दो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। और कुछ ही देर में साधु बाबा बिरजू के साथ अपनी झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। बाबा, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। रुको पुत्र, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे सब्जियां दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो तुम अपना इनाम लेते जाओ। फिर साधु बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और वहां एक जादुई चिड़िया प्रकट हो गई। साधु बाबा, मैं इस चिड़िया का क्या करूंगा? यह कोई आम चिड़िया नहीं, बल्कि एक जादुई चिड़िया है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। मगर यह बात किसी को पता ना चले कि यह एक जादुई चिड़िया है। बिरजू उस चिड़िया को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? और ये चिड़िया, इसे आप यहाँ क्यों लाए हो? क्या आपको पता नहीं है कि हमें एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा, और एक आप हैं इस चिड़िया को यहाँ लेकर आ गए। ये छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी?
तुम इतनी चिंता मत करो, जो हम खाएंगे वही इसको खिला देंगे। अगले दिन से बिरजू फिर से सब्जियां बेचने निकल जाता है और कुछ ही देर में उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया, सारी सब्जियां इतनी जल्दी बिक गईं। अब तो मैं मुन्ने के लिए कपड़े और खिलौने लेकर घर जाऊंगा। फिर बिरजू अपने बच्चे का सामान लेकर घर जाता है। अरे, इतने सारे सामान के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? आज मेरी कमाई बहुत अच्छी हुई है, इसलिए मैं अपने बच्चे के लिए कपड़े और खिलौने लेकर आया हूँ। इसी तरह काफी दिन गुजरते गए और बिरजू की कमाई भी बढ़ने लगी। फिर एक दिन उनके घर रामू नाम का एक व्यक्ति आता है। ये लो बिरजू, तुम्हारे पैसे जो तुमने 1 साल पहले मुझे दिए थे, मैं वापस करने आया हूँ। धन्यवाद रामू भैया। अरे धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, जो तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन तुम्हारे पैसे वापस करने में मुझे थोड़ी देर हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। रामू बिरजू के पैसे वापस करके वहाँ से चला जाता है। अजी, मुझे लगता है कि ये कोई जादुई चिड़िया है। जब से ये हमारे घर आई है, हमारे घर के हालात अच्छे हो रहे हैं और अब तो लोग भी हमसे अच्छे से मिल रहे हैं। अरे नहीं कविता, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ बिरजू के अच्छे हालात देखकर उसके पड़ोसी उससे जलने लगते हैं। ये बिरजू तो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। एक वक्त था जब इसके घर एक वक्त की रोटी भी नहीं हुआ करती थी, और अब देखो, पैसा ही पैसा है इसके पास। तुम ठीक कह रहे हो भाई, इससे पहले कि ये और अमीर हो जाए, हमें कुछ तो करना ही होगा। इतना बोलकर वो दोनों गांव के सेठ के पास जाते हैं और सेठ से बिरजू की झूठी शिकायत लगा देते हैं। सेठ जी, वो बिरजू हमारे खेतों से सब्जियां चोरी करके बेचता है। हमने रात के अंधेरे में उसे चोरी करते हुए देखा है। अगर ऐसी बात है तो मैं बिरजू को इस बात की सजा जरूर दूंगा। वो दोनों आदमी बिरजू के खिलाफ गांव के सेठ को भड़काकर वहां से चले जाते हैं। मैं तो बिरजू को बहुत ही सीधा साधा समझता था, मगर ये तो बहुत ही चालाक निकला। मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं बिरजू के घर जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। और फिर रात होते ही सेठ जी बिरजू के घर जाते हैं और उसके घर की खिड़की से झांक कर देखने लगते हैं। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए आखिर बात क्या है? हमारे हालात इतनी तेजी से कैसे बदल रहे हैं? कविता के इतना कहने पर बिरजू उसको सारी सच्चाई बता देता है और उन दोनों की सारी बातें सेठ सुन लेता है। अच्छा, तो इस चिड़िया के हाथ में ही बिरजू के भाग की चाबी है, इस कारण ये इतना अमीर होता जा रहा है। अगर ये चिड़िया मुझे मिल गई तो मेरा भाग भी बदल जाएगा। सुबह होते ही सेठ उन आदमियों के साथ बिरजू के घर पहुंच जाता है। बिरजू, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी सब सच्चाई जानता हूँ। तुम दूसरों के खेतों से सब्जियां चोरी करके बेचते हो और कहते हो कोई चोरी नहीं की। मेरा विश्वास करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम मुझे 50,000 रुपए दो, या तो इस गांव से निकल जाओ। ऐसा मत करें सेठ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और इस घर के अलावा मेरा कोई घर भी नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो निकल इस गांव से, और अब से ये चिड़िया भी मेरी है। चल निकल जा अब यहाँ से। सेठ जी, मुझ पर दया करें। बिरजू सेठ से दया की भीख मांग रहा था
पर सेठ उसे धक्के देकर गांव से निकाल देता है। बिरजू अपनी पत्नी के साथ गांव में बनी एक झोपड़ी में रहने लगता है। बिरजू के हालात पहले की तरह खराब हो चुके थे। अब हमारा क्या होगा? हमारे हालात तो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। उस बेवकूफ बिरजू को गांव से भी निकाल दिया और ये चिड़िया भी मेरे हाथ आ गई। अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। सेठ ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक व्यापारी आता है। सेठ जी, मैं गांव को छोड़कर शहर जा रहा हूँ और मेरी यहाँ बहुत सी जमीनें हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर आप मेरी सारी जमीनें खरीद लें तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके अलावा इस गांव में मेरी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। फिर सेठ उस व्यापारी की जमीनों को बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है और फिर उन जमीनों को दुगनी कीमत में बेच देता है। अरे वाह, ये चिड़िया जब से मुझे मिली है मेरा तो नसीब ही जाग गया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सेठ गलती से पिंजरे का गेट खुला छोड़ देता है और चिड़िया मौका पाते ही वहां से उड़ जाती है। जब सेठ वापस आता है तो पिंजरा खाली देखकर चौंक जाता है। सेठ उस चिड़िया को ढूंढ ही रहा था कि तभी वो व्यापारी वापस आ जाता है। सेठ जी, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने मेरी सारी जमीनें कम कीमत में हड़प कर उन्हें दुगनी कीमत में बेच दी है। मैं आपकी सच्चाई सबको बताकर आपको सजा दिलवाऊंगा। ऐसा मत करना, मैं तुमको तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ, पर मुझे गांव में बदनाम मत करना। फिर सेठ उस व्यापारी को उसके पैसे वापस कर देता है और व्यापारी अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। एक दिन बिरजू साधु बाबा की झोपड़ी के पास जाता है। साधु बाबा, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं सब जानता हूँ पुत्र, मुझे इस चिड़िया ने सब बता दिया है। लेकिन इसे तो सेठ लेकर गया था, ये यहाँ कैसे आई? ये मौका देखकर वहां से भाग आई। मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि इसके बारे में किसी को मत बताना। साधु बाबा, कविता के कहने पर मैंने उसे सब सच बता दिया था और शायद उसी समय सेठ ने मेरी बात सुन ली हो। तुम एक नेक दिल इंसान हो और तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसीलिए मैं तुम्हें फिर से ये चिड़िया दे रहा हूँ। इस बार तुम इसका ख्याल रखना और इसके बारे में अब किसी को पता ना चले। मैं वादा करता हूँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलने दूंगा। उस चिड़िया को पाकर बिरजू का भाग दोबारा से चमक जाता है